हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द 6th लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते थे, क्या रोल एंड फंक्शन होता है, उसके क्लासिफिकेशंस को देखे थे। चाहे वो फैट सोल्यूबल विटामिन हो, चाहे वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो, उन सभी के फंक्शन, उन सभी के रोल को जो है एक एक करके जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखने का प्रयास किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मिनरल्स। और ये जो है एक नेक्स्ट चैप्टर है और आज जो है हम लोग पूरे मिनरल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, मिनरल्स क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं और हर एक मिनरल्स का रोल एंड फंक्शंस क्या होता है, इन सभी के बारे में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। लेक्चर लंबा होने वाला है, चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल है, यहां पे बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसको जो है डाटा वाइज से हमको मेमोराइज करना है और हमें समझना है कि इस मिनरल्स के कमी से जो है कौन से रोग होते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कौन से रोग होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो है हमें देखना है। इसके नोट्स जो है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के चैप्टर में जो है हम लोग कौन कौन सी चीज को देखने वाले हैं, मींस आज के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे मिनरल्स के क्लासिफिकेशंस और वहां पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तीन भाग में, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स एंड अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। और इन सभी मिनरल्स जितने भी वहां पर देखने को मिलेंगे उन सभी मिनरल्स के जो है फंक्शंस के बारे में, उसके डाइटरी सोर्सेस के बारे में, उसके डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहां पर हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और एक अच्छा नोट्स जो है तुमको देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे फर्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। आखिर मिनरल्स होता क्या है? तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें देखने को मिलते थे फैट, हमें देखने को मिलते थे प्रोटीन, हमें देखने को मिलते थे कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जब बात आती थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का तो वहां पर देखने को मिलते थे विटामिन्स, वहां पर देखने को मिलते थे मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि मिनरल्स द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक जो है प्रोटीन भी तो था, अब यहां पर मिनरल्स कैसे हो गया है? तो यहां पर कह रहा है इसका डेफिनेशन के रूप में मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहा है यहां पे? ये एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, मीन ये जो है कार्बन का बना हुआ नहीं है। मींस अगर कार्बन का होता, हाइड्रोजन का होता, ऑक्सीजन का होता तो यहां पर हम लोग बोलते कि ये क्या है, ऑर्गेनिक है, लेकिन यहां पर कार्बन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और ये रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए, हमारे बॉडी जो है अच्छे तरीके से फंक्शन करे, अच्छे तरीके से चले, स्मूथली तरीके से चले, इसलिए जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि क्या क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है बॉडी टिश्यू को बिल्ड करने में। बॉडी टिश्यू बनते हैं प्रोटीन से, लेकिन उसको बनने में ये हेल्प करता है, इसको बनने में विटामिन भी हेल्प करते थे। ये रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को, चाहे वो हमारे डाइजेशन हो, चाहे हमारे सर्कुलेशन हो, चाहे हमारे हार्ट बीट हो, इन सभी को जो है ये रेगुलेट करते हैं। फिर यहां पे कह रहा है कि ये मेंटेन करते हैं फ्लूइड बैलेंस को, हमारे बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, हमारे नर्व कंडक्शन को बैलेंस करना, हमारे मसल कंट्रैक्शन को बैलेंस करना, चाहे हमारे एक्टिन एंड मायोसिन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको पता है ना तुमको, एक्टिन एंड मायोसिन क्या होता है? तो हमारे मसल्स होते हैं, उसमें जो है टिश्यू होते हैं और उसी के मूवमेंट से जो है हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है। और चाहे वो एंजाइम एक्टिविटी हो, इन सभी को जो है मेंटेन करने का काम कौन करता है? करता है मिनरल्स। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर जो है हमें देखने को मिल रहा है व्हाई कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। आखिर हम मिनरल्स को जो है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोल रहे हैं? ओके, तो यहां पर सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो हमारे बोन एंड टीथ के हेल्थ के लिए जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ओके, चाहे वो कैल्शियम हो जाए, चाहे वो फास्फोरस हो, फ्लोराइड हो, ये सभी जो है हमारे टीथ को, हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। मसल के फंक्शन के लिए जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, ये सभी मेंटेन करता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को। ओके, कॉन्ट्रैक्शन
एंड रिलैक्सेशन, एक्टिन एंड मायोसिन जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है। चाहे हमारे मसल्स हार्ट के हो, वो भी जो है मसल जो होते हैं हार्ट का वो कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, उसके लिए भी जो है यहां पर चाहिए होता है हमें मिनरल्स। अब कह रहा है कि ब्लड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। क्यों भाई? तो आयरन क्या है? आयरन भी मिनरल्स है, तो आयरन हेल्प करता है हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है नर्व फंक्शन के लिए हमें मिनरल चाहिए, चाहे वो सोडियम हो, पोटासियम हो, कैल्शियम हो, ये ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को। ओके, तो इंपल्सेस क्या होता है? तो इंपल्सेस जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि जो है हमारे पूरे बॉडीज में जो है नर्व सिग्नल के माध्यम से जो है वो पहुंच रहा होता है। तो इसके लिए भी जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अब यहां पर कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम के लिए भी जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, सेलेनियम हो, सपोर्ट केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब वो सारे मिनरल्स को जो है किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाए और उन सभी मिनरल्स को पढ़ना जो है इतना भी आसान नहीं है। तो हम लोग जो है यहां पर सबसे मेन मिनरल जो होगा उसको डिटेल से पढ़ेंगे, और जो अल्ट्रा ट्रेसेस मिनरल्स होते हैं जिसके बारे में उतना नहीं पूछे जाते हैं उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। ओके, फिर भी जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें लंबे स्लाइड तुमको देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर देखने को मिलता है क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो जब बात आती है क्लासिफिकेशंस का, तो यहां पर मिनरल्स को 3 भाग में बांटा गया, जैसे मैं पहले भी तुमको बता चुका हूं। तब यहां पर कह रहा है कि 3 भाग कौन कौन हो गए भाई? तो यहां पर देखने को मिल रहा है पहला हो गया मैक्रो मिनरल्स, सेकंड देखने को मिल रहा है माइक्रो मिनरल्स, एंड थर्ड देखने को मिल रहा है अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। ओके, तो जैसा इसका नाम है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा वाला। तो मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं वो मेजर मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मतलब छोटा छोटा, ये ट्रेसेस मिनरल्स होते हैं। और लास्ट होते हैं अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स, जो है ये बहुत मुश्किल से तुमको दिखाई देंगे लेकिन इसका भी रोल हमारे बॉडीज में होता है। ओके, अब जब बात करते हैं हम लोग मैक्रो मिनरल्स का, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नीडेड इन मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। इसको याद रखना है कि मैक्रो मिनरल्स जो है किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, माइक्रो को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि इसको जो है 100 mg पर डे से ज्यादा अगर नीडेड हो रहा है हमारे बॉडी को, तो हमें जो है एक दिन में जो है 100 mg से ज्यादा चाहिए, एंड फॉर्म करता है यहां पर लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ओके, हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसमें से जो है 1% से भी कम जो है इसका मात्रा होता है। ओके, तो डेट्स बाय ये कहलाएगा मैक्रो मिनरल्स। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए? तो ये सारे एग्जांपल जो मैक्रो मिनरल्स में दिए गए हैं सारे के सारे को तुमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे वो सोडियम हो, पोटासियम हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, मैग्नीशियम, सल्फर एंड क्लोराइड, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे को हमें पढ़ना ही होगा। ओके, अब यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मींस छोटा। तो यहां पर जब बात आती है माइक्रो मिनरल्स का, तो यहां पर कह रहा है कि नीडेड इन 1 to 100 mg पर डे। यहां पर जो है हमें 100 mg तक सिमटा जाएगा, मीन 1 mg से लेके 100 mg तक जो है हमें रोज लेना होता है और इतना हमें जरूरत होती है। ओके, और ये फॉर्म करता है लेस देन 0.01%। कितना बोल रहा है? 0.01% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अब ये कहलाएगा माइक्रो मिनरल्स। और यहां पर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया? तो पहला था मैक्रो में, यहां पर देखने को मिल रहा था कि मोर देन 100 mg पर डे, ये मैक्रो वाला में आएगा। और यहां पर कह रहा है कि 1 से 100 mg पर डे में जो है ये माइक्रो वाला में आएगा। अब इसके एग्जांपल हो गए आयरन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर है जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंगनीज, सेलेनियम, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, ये सारे जो है यहां पर जो देखने को मिल रहे हैं ये सारे माइक्रो मिनरल्स हैं और ट्रेसेस मिनरल्स के रूप में जाने जाते हैं। ओके, अब जो लास्ट यहां पर देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स, ये जो है हमें देखने को मिल रहा है ये लेस देन 1 mg पर डे देखने को मिलता है। मींस पहला वाला जो है 100 mg से भी ज्यादा चाहिए, सेकेंड वाला जो है 1 से 100 mg के बीच में चाहिए, और जो अल्ट्रा ट्रेस है वो 1 mg से भी कम चाहिए। ओके, इतना ही नीडेड होता है। तो यहां पर देखने को मिलेगा आर्सेनिक, यहां पर देखने को मिलेगा बोरोन, निकेल, सिलिकॉन एंड वेनेडियम। अब इन सभी के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे और शॉर्ट रूप में जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहां पर जो है हम लोग को मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स को पढ़ना होगा।
ओके, तो हम लोग एक एक करके इस सारे को जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुम्हारा बोन क्या चीज से बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। तुम्हारा तित क्या चीज से बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। और हम लोग यहां पर देखेंगे कि कैल्शियम के और भी क्या क्या रोल है। सिर्फ बोन ही यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर जो कुछ डाटा को देखते हैं और यहां पे कहा गया मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे बॉडी में मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स कौन है? ये कहलाएगा कैल्शियम। और हमें जो है एवरेजली 1200 ग्राम जो है एवरेजली चाहिए होता है एंड 2.5 एलबी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैल्शियम। अब यहां पे कह रहा है कि 99% इन बोन एंड टिथ एंड 1% इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड सेल मेम्ब्रेन। मींस जो है जितने भी कैल्शियम हमारे बॉडी में होते हैं वहां पे 99% कैल्शियम जो है हमारे बोन में और हमारे टिथ में हमें देखने को मिलता है। ओके, अब जो 1% रह गया है, चूंकि जो है 99% हमारे बोन में है, हमारे तित में है, तो 1% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिलता है। मीन सेल्स के बाहर वाले फ्लूइड में, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर में एंड सेल मेम्ब्रेन में भी जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर एक चीज और कह रहा है, वो कह रहा है कि बोन एक्ट एज अ डायनेमिक रिजर्वायर। अब डायनेमिक रिजर्वायर का मतलब क्या हो जाता है? अब इसका मतलब सिंपल सा है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इतना ही मात्रा में जो है तुम्हारे बॉडी में है। ये जो है हमेशा घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा। टाइम टू टाइम तुम किस तरीके से कैल्शियम का इंटेक कर रहे हो। ओके, तुम्हारा कैल्शियम का इंटेक मतलब होता है कि तुम किस तरीके से कैल्शियम को खा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारा बॉडी में जो है यहां पर कैल्शियम का जो है अनुपात घटता और बढ़ता नजर आएगा। अगर तुम नहीं खा रहे होगे तो वही कैल्शियम जो है तुम्हारे बोन से खींच के लाया जाएगा तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में और वहां पे उसका यूज किया जाएगा। अब इसमें किस तरीके से काम हो रहे होते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि कैल्शियम इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन एंड आउट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। बॉडी के नीड्स के हिसाब से जो है कैल्शियम कॉन्स्टेंटली जो है मूविंग इन एंड मूविंग आउट होते रहता है। ओके, अब ये किस तरीके से होता है? तो यहां पर दो प्रोसेस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं और वो दो प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन और सेकेंड प्रोसेस जो है वो है बोन रिजॉर्प्शन। ओके, तो जब बात आती है बोन फॉर्मेशन का, मींस बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोन के फॉर्मेशन को बोलते हैं ओसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओसिफिकेशन और इसी को डिपोजिशन भी बोलते हैं। डिपोजिशन का मतलब होता है जमा होना और जमा होकर के जो है बोन का फॉर्मेशन करता है। तो कैल्शियम जो है स्टोर होते हैं कहां पे? कैल्शियम स्टोर होते हैं हमारे बोन में। और बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द बोन। बोन से कैल्शियम निकल के जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो कैल्शियम रिलीज्ड इनटू ब्लड। ओके, अब क्या होता है तुमको थोड़ा सा यहां पर समझने की प्रयास करना है कि जब हमारे बॉडी को कैल्शियम की आवश्यकता होती है और हम उतना मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रहे होते हैं तो वो कैल्शियम जो है हमारे बोन से निकलेगा और हमारे ब्लड में जाएगा और बॉडी जो है उसका इस्तेमाल करेगा। और जब जो है हम लोग कैल्शियम एक्स्ट्रा मात्रा में ले रहे होंगे और हमारा बॉडी जो है उसका यूज करेगा और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको लेकर के जो है बोन में फिर से डाल देगा। तो अगर जो है हम लोग कैल्शियम नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे बोन से जब कैल्शियम निकलेगा तो हमारे बोन कमजोर हो जाएंगे, उसमें रिजिडिटी जो है नहीं रहेगा। तो यहां पर कह रहा है एक चीज के रूप में कि अप टू एवरेजली 30 ईयर मींस 30 साल की उम्र तक जो है फॉर्मेशन ज्यादा होता है एंड डिजॉर्प्शन कम होता है। मींस बोन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा होता है और टूट कम रहा होता है। इस कारण से 30 साल तक जो है बोन मास जो है ज्यादा होता है, मींस हड्डियां मजबूत होती है। ओके, लेकिन जब आफ्टर 30 ईयर की बात करते हैं तो यहां पर रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है और फॉर्मेशन कम होता है। मींस बोन टूट ज्यादा रहे होते हैं, वहां से कैल्शियम ज्यादा निकल रहे होते हैं और फॉर्मेशन कम हो रहा होता है, डिपोजिशन कम हो रहा होता है। इस कारण से बोन मास जो है यहां पे डिक्रीज कर जाते हैं और रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ओके, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन जो है कमजोर हो जाते हैं, वहां पर छेद हो जाते हैं क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा कैल्शियम जो है निकल चुका होता है। दैट्स ऑल आर द थिंग व्हिच इज कमिंग अंडर द कैल्शियम। और यहां पर हम लोगों ने टू प्रोसेसेस के बारे में जो है
बात किया। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है? तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि यह बिल्ड करता है हमारे बोन एंड टीथ को और उसे मेंटेन करने का भी काम करता है, पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन में काम करता है। अगर तुम मसल से पढ़े होगे तो वहां पर तुमको पता चला होगा कि एक्टिन मायोसिन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में काम आते हैं, इसेंशियल फॉर कोगुलेशन, ब्लड को जमने के लिए इसका इंपोर्टेंस और ज्यादा होता है। नर्वस सिस्टम में काम आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फॉर इंपल्स कंडक्शन, जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है या फिर इंपल्स कंडक्शन के लिए जो है यहां पर कैल्शियम का यूज होता है। एंड को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम में जो है को फैक्टर्स का काम करता है। ओके, अब यहां पर मैं हर एक चीज को नहीं बता सकता कि कोफैक्टर क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ये चीज तुमको पता होने चाहिए। ये सारे जो है एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी थिंग्स है। ओके, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं न्यूट्रिशन, तो यहां पर न्यूट्रिशन को ही लेके चलूंगा और बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, सभी को निपटाना भी जरूरी है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डाइटरी सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। मीन कैल्शियम हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं? तो मिल्क में, कर्ड में, चीज में, लीफी वेजिटेबल हो गया, स्पिनच, काले। काले क्या होता है कि एक पत्ता जैसा होता है, तुम गूगल में सर्च करोगे तो वहां पर जो तुमको पिक्चर देखने को मिल जाएंगे। काले भी जो है एक ग्रीन कलर का पत्ता जैसा होता है, उसको भी जो है बहुत कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल फिश विथ बोन्स, जो छोटे छोटे मछली होते हैं उसमें बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट जो है कांटा होता है, तो वो बोन होता है, उसमें कैल्शियम होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर जो है हमें कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। फिर फेम टोफू हो गया, कैल्शियम सेट होता है। यहां पर नट्स हो गए, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, इन सभी में जो है कैल्शियम रिच होता है और इसे लेने से हमें अच्छे मात्रा में कैल्शियम मिल जाते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल आर द डाइटरी सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है वो यहां पर चार्ट देखने को मिल रहा है और इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कैल्शियम कौन से ग्रुप में है और कहां उसका आरडीए है। आरडीए का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक इंसान को कितना मात्रा में लेना चाहिए, ये तो तुमको पता ही होगा कि जो है मैं पहले से बताया जा रहा हूं कि फैट पढ़ रहा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहा था या फिर विटामिन पढ़ रहा था, इन सभी में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। ओके, तो जब बात आती है कैल्शियम का तो मेन एंड वोमेन के जो है लगभग 600 mg पर डे लेना ही लेना चाहिए। ओके, जब बात करते हैं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग ओमेन का, मीन वैसे ओमेन जो कि प्रेग्नेंट हैं वो एक और नन्हे मुन्ने बच्चे को कैरी कर रहा है, या फिर लैक्टेटिंग ओमेन है जो कि बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, वैसे मदर को कम से कम जो है 1200 mg पर डे लेना चाहिए। ओके, फिर इन्फेंट्स की बात करते हैं तो 500 mg पर डे। फिर चिल्ड्रन की बात करते हैं 1 to 9 ईयर का तो 600 mg पर डे, और चिल्ड्रन हो गया 10 to 17 ईयर का, यहां पर 800 mg पर डे जो है यहां पर उसको कैल्शियम लेना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जो भी जो है मैक्रो मिनरल्स हैं उसका जो है तुम्हें याद रखना होगा कि उसका आरडीए कितना है और उसको तुमको जो है मगअप करना ही होगा, मींस तुमको रटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है और यहां पर देखने को मिल रहा है कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अब ये कौन सी चीज आ गई भाई, कैल्शियम होम्योस्टेसिस? तो यहां पर हम लोग जो है कुछ पढ़ने वाले हैं। कुछ क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले यहां पर देखने को मिल रहा है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। जब भी जो है बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओसिफिकेशन। ओके, अब इस चीज को जो है हमें न्यूट्रिशन में पढ़ना होगा, हम लोग को थोड़ा सा जानना तो है आखिर कैल्शियम का रोल किस तरीके से हो रहा है। अगर यहां नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे बताओ। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ओसिफिकेशन इज द प्रोसेस जहां पर जो है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन कहलाता है और यह बिगिन होता है 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ। मींस जो है जब बच्चे जो होते हैं मां के पेट में होते हैं, मां के गर्भ में होते हैं, उस तीसरे महीने में जो है ये शुरू हो जाता है। ओके, और कंप्लीटेड कब होता है? तो कंप्लीटेड होता है लेट एडोलेसेंस पीरियड में। ओके, अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि बोन इज इक्वल टू मेजर स्टोरेज साइट फॉर कैल्शियम। मींस कैल्शियम जहां भी स्टोरेज होगा तो कहां स्टोरेज होगा? वो बोन में जाके स्टोरेज होगा। ये भी एक अच्छा तरीके से जो है क्वेश्चंस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि कैल्शियम मूव इन एंड आउट ऑफ बोन टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम। जो हमारा ब्लड में जो कैल्शियम होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए जो है हमेशा कैल्शियम मूव इन होते रहता है, मूव आउट होते रहता है, जिसके बारे में मैंने तुमको
बता दिया है। अब यहां पर एक चीज और कहा गया कि जब ये कैल्शियम जो है हमारे बोन में आते हैं, यहां पर साइन है इनसाइड का, कि जब जो है ये कैल्शियम हमारे बोन में आते हैं तो ये कहलाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, मींस बोन बिल्डिंग का काम कर रहा होता है। ओके, तो बोन बिल्डिंग जो हो रहा होता है वो ओस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं। तो जो छोटे छोटे जो कैल्शियम होते हैं जिससे जो है बोन का फॉर्मेशन होना होता है वो कहलाते हैं ओस्टियोब्लास्ट। और जो हमारे कैल्शियम जो है हमारे बोन से निकल के जा रहे होते हैं, बोन का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओके, तो ओस्टियोब्लास्ट कहलाएगा बोन बिल्डिंग, ओस्टियोक्लास्ट कहलाएगा बोन ब्रेकडाउन, इसको याद रखना है। ओके, ये सारे कंसेप्ट हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है हार्मोनल रेगुलेशन। यहां पे दो हार्मोन्स हैं जिसका यहां पर जो है काम होता है ये सारे काम को करवाने के लिए। ओके, तो पहला जो हार्मोन यहां पर देखने को मिलता है यह है पाराथायरॉयड हार्मोन जिसको बोलते हैं पीटीएच। सेकेंड जो यहां पर हार्मोन देखने को मिल रहा है उसका नाम है कैल्सिटोनिन और यह कहलाता है थायराइड ग्लैंड से ये रेगुलेट होता है। ओके, तो पाराथायरॉयड हार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो पहला जो पाराथायरॉयड हार्मोन का काम है वो क्या काम है, ये करता है इनहिबिट ओस्टियोब्लास्ट को। ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, ओस्टियोब्लास्ट है यहां पर बोन बिल्डिंग, यहां पर देखो बोन बिल्डिंग का काम जो है ओस्टियोब्लास्ट कर रहा है। तो पाराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है, ये ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है, मीन ओस्टियोब्लास्ट को होने ही नहीं दे रहा है। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि ये स्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट को, ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, मींस बोन के ब्रेकडाउन को जो है ये स्टार्ट करवा रहा है। तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, ओस्टियोक्लास्ट इज इक्वल टू बोन ब्रेकडाउन। तो सबसे पहला जो पाराथायरॉयड हार्मोन का काम रहता है ये ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है, ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सीए, मींस जो है हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहां पे बोन जो है ब्रेकडाउन हो रहा है। अब इससे क्या होगा, रिड्यूस सीए एक्सक्रीशन बाय द किडनी। यहां पर जो है सीए का एक्सक्रिएशन जो है मीन कैल्शियम का एक्सक्रिएशन जो है किडनी से रिड्यूस हो जाएगा और यहां पर ब्लड में कैल्शियम जो है हाई हो जाएंगे। ओके, तो अगर जो है ब्लड में कैल्शियम को हाई करवाना है या फिर हमारे बॉडी को जब जो है कैल्शियम का जरूरत होता है तो वहां पर पाराथायरॉयड हार्मोन जो है रिलीज होते हैं और उस कारण से ओस्टियोब्लास्ट इनहिबिट होता है एंड ओस्टियोक्लास्ट जो है स्टिमुलेट होता है। ओके, समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखना है। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है और अगर जो है यहां पर जो है हमें बोन में जो है जाके कैल्शियम को डालना होगा तो यहां पर जो है हम लोग इनहिबिट करेंगे ओस्टियोक्लास्ट को। ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहे हैं मींस बोन के ब्रेकडाउन को जो है हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसका बोन का ब्रेकडाउन हो और यहां पर स्टिमुलेट करते हैं हम लोग ओस्टियोब्लास्ट को, मींस बोन का फॉर्मेशन शुरू करवा रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, लोअर ब्लड कैल्शियम, हमारे ब्लड से कैल्शियम जो है लो होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर हमको क्या समझ में आया कि कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में जो है दो तरीके के जो है हार्मोन्स इस सभी चीज को जो है रेगुलेट करते हैं। पहला होता है पाराथायरॉयड हार्मोन, सेकंड होता है कैल्सिटोनिन। अगर हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम की जरूरत है, हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम की जरूरत है तो हमें पाराथायरॉयड हार्मोन चाहिए होता है। और अगर जो है हमारे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो उसको स्टोरेज करवाने के लिए जो है हमें कैल्सिटोनिन चाहिए होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया, मींस हाइपो का मतलब क्या हो गया, लो हो गया, कैल्शियम लो हो गया। अब जो है जब कैल्शियम लो हो गया तो इसको बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। और यहां पर तीन तरीके के जो है हम लोग डिजीज देख रहे हैं। पहला होता है रिकेट्स, सेकंड होता है ओस्टियोमेलेकिया, थर्ड होता है ओस्टियोपोरोसिस। बहुत ही फास्टली तरीके से देखेंगे, कोई ज्यादा झंझट नहीं करना है। तो यहां पर पहला देखने को मिल रहा है रिकेट जो कि बच्चे में देखने को मिलते हैं, डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटेनल। फोंटेनल क्या होता है, तो जो यहां पर हमारे सूचर्स होते हैं जिससे हमारे क्रेनियल बोन जो है जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये सूचर में जो है यहां पर छेद होता है। जो बच्चे होते हैं उसका सूचर जो होता है सही तरीके से जुट नहीं पाता है, वहां पे छेद बन जाते हैं।
ओके, तो धीरे धीरे जो है वो छेद बंद होते हैं। तो जो क्लोजर ऑफ फोंटेनेल होता है ये डिलेड हो जाता है। अब फोंटेनेल अगर तुमको पता नहीं है, बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सुने हो, तो जा करके जो है सर्च करना है गूगल पे। क्या सर्च करना है? फोंटेनेल्स। तो वहां पे पता चलेगा फोंटेनेल्स क्या होता है, क्लोजर ऑफ फोंटेनेल्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट होता है बल्जिंग फोरहेड। जो फोरहेड होता है जहां पर फोंटेनेल्स होते हैं वहां पे बल्ज कर जाते हैं, मीन जो है उठ जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट फ्रेजाइल बोन। जो बोन होंगे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, लचीला हो जाएंगे। नोकनी कहलाता है। नोकनी में क्या होता है, तुम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जब वो खड़े होंगे ना, उसका घुटना जो है सटेगा। ओके, उसके जो घुटने होते हैं, उसके जो नी होते हैं, वो उसके सटने लगते हैं। दैट इज द नोक नी, और ये जो है कैल्शियम के डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है पुअर मसल डेवलपमेंट। उसका मसल का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है। दैट्स ऑल आर द सिम्टम्स व्हिच इज सीइंग अंडर द रिकेट्स। ओके, नेक्स्ट होता है ओस्टियोमलेकिया। इन सभी के बारे में हम लोग कहां देखेंगे, और इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी। अब वो देखने को मिल रहा है ओस्टियोमलेकिया, जो कि एडल्ट में देखने को मिलते हैं। यहां पर एडल्ट के बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, चाहे वो लेग्स के हो, स्पाइन के हो, थोरेक्स के हो, पेल्विस के हो, एंड बहुत सारे डिफॉर्मिटीज जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होगा कि लो बोन डेंसिटी, बोन के डेंसिटी लो हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, फ्रेजाइल बोन होंगे, बोन्स बिकम पोरस एंड कंप्रेसिबल लाइक स्पॉन्जी। जो बोन होंगे वो स्पॉन्जी जैसा हो जाएंगे, वहां पे बहुत सारे छेद हो जाएंगे, बहुत ही पोरस हो जाएंगे, और लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर। और जहां भी जो है एक बार गिरे उसका बोन ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। ओके, बोन मास जो है डिक्लाइन कर जाता है आफ्टर 35 ईयर, फास्टर इन ओमेन आफ्टर मेनोपॉज। जब जो है एक ओमेन का मेनोपॉज होता है, जब उसके पीरियड आना बंद हो जाते हैं, उस समय जो है उसका बोन का मास का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट डिजीज, और जहां पर जो है नो सिम्टम अंटिल फ्रैक्चर अकर। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है तुमको पता ही नहीं चलेगा। ओके, अगर तुम्हारे बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और तुम्हारे बोन कमजोर हो जाएंगे। पता कब चलेगा? जब तुम गिरोगे और तुम्हारा बोन का फ्रैक्चर होगा, तुम्हारे बोन टूटेंगे, तो पता चलेगा कि भाई मैं इतना छोटा जगह से गिरा हूं और मेरा बोन जो है फ्रैक्चर हो गया है। इसका मतलब है कि मेरा बोन जो है कमजोर हो गया है। ओके, अब यहां पर हम लोगों ने देखा डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम। तो टॉक्सिसिटी एट हाई लेवल इज डिबेटेबल, मींस अगर हमारे बॉडी में क्या कैल्शियम हाई भी होता है भाई, होता है, कैल्शियम भी हाई होता है। अब यहां पर कह रहा है कि इनटेक अप टू 2500 mg पर डे जनरली सेफ इन हेल्दी एडल्ट्स। अगर जो है हम लोग 2500 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि जनरली जो है ये सेफ है हेल्दी एडल्ट्स के लिए। ओके, लेकिन अगर जो है हम लोग और भी ज्यादा ले रहे हैं, उससे ज्यादा लेते जा रहे हैं, कैल्शियम ही कैल्शियम ले रहे हैं, कोई क्या करता है ना कि जो कैल्शियम का टेबलेट्स है वो खाए जा रहा है, मतलब उसको जो है पूछना नहीं है कि हमें कितना मिल लेना है, कितना नहीं लेना है। अगर उसको फ्री में मिल गया तो वो लेते जा रहा है, क्योंकि जो है बोन में क्या होगा, उसका डेंसिटी बढ़ेगा अगर हम लोग कैल्शियम ज्यादा लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहां पर देखने को मिलेगा हाई कैल्शियम इन ब्लड एंड यूरिन देखने को मिल सकता है। किडनी डिस्फंक्शन हो जाएंगे, फेलियर कर जाएंगे, मेंटल कंफ्यूजन, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलता है। एंड द लास्ट सीवियर केसेस में जो है डेथ भी हो सकता है, सिमिलर टू हाइपर विटामिनोसिस डी। और हाइपर विटामिनोसिस डी के बारे में जो है हम लोगों ने देखा था विटामिन में। ओके, और भी चीज होता है जो तुम्हारे किडनी होते हैं वहां पर जो है स्टोन बन जाएगा। ओके, रिनल कैलकुलरी देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज होते हैं जो कि जो है कैल्शियम के टॉक्सिसिटी के कारण होते हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? जब तुम हद से ज्यादा लेना शुरू कर दियो कैल्शियम। ओके, तो ना हद से ज्यादा लेना है ना कम लेना है, बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाना है। तो हम लोगों ने देखा कैल्शियम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुमको याद रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वाला टॉपिक, और जहां पर देखने को मिला फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या होता है? तो फोस्फोरस को सबसे पहले जो है इसको पी से बोलते हैं, और यहां पर कुछ डाटा दिया गया है। टोटल इन बॉडी कितना देखने को मिलता है? 700 ग्राम। ओके, 700 ग्राम एवरेजली हमें देखने को मिलेगा। 85% जो है स्टोर होता है हमारे बोन में, और रेशियो जो होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस का अगर रेशियो की बात करते हैं तो 2:1, मींस अगर कैल्शियम 10 केजी है तो फास्फोरस 5 केजी होगा। दुगना होगा कैल्शियम और उसका 1 गुना होगा फास्फोरस।
ओके, आफ्टर कैल्शियम सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स की बात करते हैं तो वो कहलाएगा फॉस्फोरस। देखो उसी तरीके से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर सेकेंड एबंडेंट मिनरल्स की बात हम लोग करेंगे तो वो कहलाएगा फॉस्फोरस, और ये हमारे बॉडी में जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ओके, अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। आखिर ये फॉस्फोरस का फंक्शन क्या होता है भाई? फॉस्फोरस पहली बार सुन रहे हो क्या? तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि बोन एंड टीथ के मिनरलाइजेशन के लिए फॉस्फोरस का जरूरत होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल। ओके, तो यहां पर जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने के लिए हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल के लिए जो है बोन एंड टीथ के मिनरलाइजेशन के लिए जो है हमें फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। सिर्फ जो है कैल्शियम से ही बना नहीं होता है, हाँ एक बहुत ज्यादा हिस्सा कैल्शियम का भी होता है, लेकिन यहां पे उसको मिनरलाइजेशन के लिए बहुत ही कठोर बनाने के लिए वहां पे फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ओके, फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट क्या है वहां पे? फास्फोरस देखने को मिल रहा है। तो ये बॉडी के एनर्जी करेंसी है और यहां पर भी इसके यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर के लिए प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट है डीएनए आरएनए के लिए भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सेल स्ट्रक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस के लिए सेल्फ बफर ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन एक्टिविटी के लिए भैया फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में जो है फास्फोरस का बहुत ही यूज होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल बॉडी कंपाउंड, चाहे वो एंजाइम हो, न्यूक्लियोटाइड हो, कोएंजाइम हो, इस सभी कंपाउंड को बनाने के लिए जो है हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ओके, तो एटलीस्ट जो है तुमको फंक्शन में याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, फास्फोरस का फंक्शन क्या होता है, उसको तुम्हें याद रखना ही रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है डाइटरी सोर्सेस। आखिर जो है ये फास्फोरस हमें कहां कहां से खाने को मिलेंगे? तो हमें खाने को मिलेंगे मीट से, पोल्ट्री से, फिश से, एग से। जो वेजिटेरियन है उसको मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, नट से, लेग्यूम से, सीरियल्स एंड ग्राम से। ओके, इन सभी जगह से जो है तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा फास्फोरस। और जो रूल ऑफ थंब है ये हमें कह रहा है कि फूड रिच इन प्रोटीन, जो भी फूड जो है प्रोटीन में रिच है वो फास्फोरस में भी रिच होगा। ओके, तो अगर जो है तुमको याद नहीं है कि फास्फोरस किस में पाए जाते हैं तो दिमाग लगाना है कि कौन कौन सी चीज में हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। अंडा में देखने को मिल रहा है भाई, और फिर चिकन में देखने को मिल रहा है, मींस मीट में देखने को मिल रहा है, दाल में देखने को मिल रहा है, नट्स में देखने को मिल रहा है। तो जहां जहां प्रोटीन रिच है वहां वहां फास्फोरस रहेगा। ओके, अब यहां पर हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मैंने एक इंसान को कितना खाना चाहिए। तो जब बात होती है चिल्ड्रेन की तो 1 to 9 ईयर्स में जो है 600 mg पर डे। बॉयज एंड गर्ल्स है 10 to 17 ईयर के तो 800 mg पर डे। मेंस एंड वोमेन्स है तो यहां पर 600 mg पर डे। एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो है बहुत ही कम लेना होता है, 200 mg पर डे। ओके, तो इन सभी चीज को जो है यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी। ओके, अब जो है फास्फोरस की डिफिशियंसी हो गई, हमारे बॉडी में जो है इसकी कमी हो गई, तो वहां पर देखने को मिलेंगे वीकनेस, जो कि रेयर होते हैं, जल्दी डिफिशियंसी नहीं होता है क्योंकि तुम प्रोटीन ले ही रहे होगे। और अगर तुम प्रोटीन वाले सब्सटेंस ले रहे हो तो वहां पर तुम्हें फास्फोरस देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर मान लेते हैं रेयर हो गया है तो वीकनेस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, फैटिग एंड मसल पेन्स देखने को मिलेंगे। और अगर टॉक्सिसिटी होता है, एक्सेस इंटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो रिड्यूस बोन मास एंड डेंसिटी, और यहां पर फ्रैक्चर होने के चांस हो जाएंगे। और यहां पर कब होता है? सिन विद हाई फास्फोरस प्लस लो कैल्शियम डाइट। मींस जो है अगर तुम फास्फोरस बहुत ज्यादा ले रहे हो और कैल्शियम डाइट बहुत लो है तो यहां पर ऐसे चीज जो है हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा जो है प्राय बहुत कम ही देखने को मिलता है।
ओके, तो हम लोगों ने जो है यहां पर फास्फोरस के बारे में जो है सही तरीके से सब कुछ जाना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वो है मैग्नीशियम। क्या देखने को मिल रहा है? मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं एमजीसी। ओके, अब इसके जनरल इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि 60% जो है ये भी स्टोर होता है हमारे बोन में, सब कुछ बोन में ये स्टोर हो रहा है, तो 60% जो है बोन में स्टोर होंगे और रेस्ट जो होता है वो मसल्स में एंड सॉफ्ट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एवरेजली 1% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिलता है, मीन सेल के बाहर वाले फ्लूइड में देखने को मिलता है एंड वर्क क्लोजली विथ कैल्शियम एंड पोटासियम। कैल्शियम एंड पोटासियम के साथ मिलकर यह काम करता है। कौन? मैग्नीशियम महानुभाव। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम साहब का क्या क्या फंक्शन होता है भाई? तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि नर्व एंड मसल इंपल्स ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है नर्व कंडक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए। ये सब बात तुम समझ रहे होंगे। अब इसको भी हमको नहीं बताना पड़ेगा कि नर्व कंडक्शन क्या होता है। क्या होता है भाई? नर्व कंडक्शन में जो है नर्व इंपल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। मसल कंट्रैक्शन में जो है मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, हम लोग हाथ इस तरीके से कर रहे हैं, यहां पे मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यहां पर यूज होता है, नीडेड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन में भी जो है मैग्नीशियम का यूज होगा। नेक्स्ट है कोफैक्टर फॉर मोर देन 300 एंजाइम। ओके, तो 300 एंजाइम से ज्यादा में जो है ये कोफैक्टर का काम करता है और सपोर्ट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन में। वर्क विथ कैल्शियम, समटाइम्स सिनर्जेटिक मींस साथ मिलकर काम करेगा और कभी कभी जो है समटाइम एंटागोनिस्टिक होता है, मींस उसके विरुद्ध में जाके काम करना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि मेंटेन कैल्शियम एंड पोटासियम बैलेंस इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के कैल्शियम एंड पोटेशियम बैलेंस के लिए हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ये मेंटेन करता है कैल्शियम एंड पोटेशियम बैलेंस को हमारे बॉडी में और सपोर्ट करता है नॉर्मल हार्ट रिदम को। ओके, तो इतने सारे फंक्शन है मैग्नीशियम के जो कि इंपॉर्टेंट है और तुमको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है डाइटरी सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहां से मिलेगा? तो हमें नट से मिलेगा, हमें लेग्यूम से मिलेगा, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वैसे लीफी वेजिटेबल्स जो कि क्या है, वो हल्का काला काला सा है, डार्क है, बहुत ज्यादा ग्रीन है। स्पिनच में देखने को मिलेगा, कैले में देखने को मिलेगा, सोयाबीन से में मिल्क में भी जो है हमें मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर कह रहा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है लेकिन तुमको जो है कुछ कुछ याद रखना ही होगा। मेल लेते हैं 340 mg पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो होता है वो 310 mg पर डे, इन्फेंट की बात कर रहे हैं 0 to 6 मंथ का तो 30 mg पर डे, इन्फेंट 6 to 12 मंथ का तो 45 mg पर डे। ये सारे चार्ट हैं और इसको तुम्हें याद रखना है। ओके, अब बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है लेकिन कुछ कुछ मैं बता देता हूं, जैसे कि मेन वाला याद रखना है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन का याद रखना है। फिर बात कर रहे हैं यहां पर चिल्ड्रेन का तो 7 to 9 ईयर्स का एक बार याद रख लो, बॉयज का याद रख लो 16 to 18 ईयर का। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको याद रख लेना है और एक एवरेजली रूप से जो है तुमको कुछ ट्रिक भी बना लेना है। ओके, तो ये सारे जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है जो कि मैग्नीशियम के लिए हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि अगर जो है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो गई है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोमैग्नीसेमिया। हाइपोमैग्नीसेमिया ये टर्म को पहले याद रखना है और मान लेते हैं कि अगर डिफिशियंसी हो ही गया तो यहां पर वीकनेस, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड सीवियर केसेस में जो है मस्कुलर वीकनेस एंड कार्डियक डिसफंक्शन भी हो सकता है, मींस तुम्हारे हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो मींस अगर जो है हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए तो यहां पर देखने को मिलेगा हाइपर मैग्नीशियम। यह बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तुमको याद रखना है कि हाइपो और हाइपर लगा देना है। नेक्स्ट है कि रेयर इन नॉर्मल किडनी फंक्शंस, मींस जो है अगर किडनी फंक्शन कर रहा है तो तुम्हें रेयर ही देखने को मिलेगा। और रिस्क इंक्रीज विद किडनी फेलियर, अगर तुम्हारे किडनी जो है फेल हो गए हैं तो इसका रिस्क ज्यादा है। और मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग्स अगर तुम ले रहे हो तो भी जो है यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। अर्ली साइन क्या है? वीकनेस एंड लेथार्जी देखने को मिलेगा। लेटर साइन क्या मीन बाद में क्या देखने को मिलता है? इरेगुलर हार्ट बीट, तुम्हारे हार्ट बीट जो है इरेगुलर होंगे। डायलेटेड ब्लड वेसल्स होंगे, तुम्हारे ब्लड वेसल जो है डायलेट कर जाएंगे, फुल जाएंगे। स्लो रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेगा, मीन तुम जो भी तुमको जो है अगर एक चमाटा मार दिया तो तुम धीरे धीरे हाँ मेरे को मारा है, तुमको जो है कोई सुई चुबा दिया तुमको तुरंत पता नहीं चलेगा, थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड ब्रेन फंक्शन हो जाता है और सीवियर केसेस में जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा एंड हार्ट अटैक भी देखने को मिलेगा।
ओके, तो यहां पर हम लोगों ने बात किया मैग्नीशियम के बारे में, उसके फंक्शंस को जाना, आरडीए को जाना, कहां कहां से मिलते हैं उसके बारे में जाना और सब कुछ को जाना। ओके, अब हमको नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है उस मिनरल्स की नाम है सल्फर। क्या नाम है? सल्फर। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, जो कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? तो ये फाउंड करता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में जो है सल्फर का मात्रा देखने को मिलता है, चाहे वो मिथियोनिन है, सिस्टीन है। अब बोलोगे कि सर हम लोग इसके बारे में भी नहीं जानते हैं, तो मैं नहीं बता सकता। तो क्या मिथियोनिन इसेंशियल होता है, सिस्टीन नॉन इसेंशियल होता है, और ये सारे जो है तुमको पढ़ना होता है कहां पे? तुम्हें पढ़ना होता है बायोमोलिकल्स वाले चैप्टर्स में, जो कि जो है तुम्हें बायोलॉजी में 12th वाले लेक्चर में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे तुम्हें फिजियोलॉजी में भी देखने को मिलेंगे। ओके, तुमको जेनेटिक्स में भी देखने को मिलेंगे और तुमको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और मैं भी यहाँ पर क्लास लूंगा, वहां पे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंट इन बॉडी प्रोटीन्स, बॉडी प्रोटीन्स में भी जो है सल्फर का मात्रा देखने को मिलता है, और ये चीज जो है तुमको स्ट्रक्चर में मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड इन सिस्टीन। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में तुम जानते ही होंगे। ओके, जब भी प्रोटीन होता है तो वहां पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, मेंटेन करता है 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि पार्ट ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड की जब बात करते हैं तो थायमिन में देखने को मिलेंगे, बायोटीन में देखने को मिलेंगे, इंसुलिन हार्मोन्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पर ग्लूटाथायोन में देखने को मिलते हैं, जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं लीवर को एंड प्रोटेक्ट करते हैं यहां पर ऑक्सीडेटिव डैमेज को। तो ये सारे जो है कंपाउंड्स हैं जहां पर जो है हमें देखने को मिलते हैं सल्फर का मात्रा, और ये हेल्प करता है रेगुलेशन में एसिड बेस बैलेंस को। हमारे ब्लड के एसिड बेस बैलेंस में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया कि सल्फर का जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, कहां खाने को मिलेंगे हमें। सबसे पहली बात है कि हमें खाना है, कहां खाने को मिलेंगे भाई? तो ये मोस्टली जो है प्रोटीन में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे मीट है, फिश है, एग है, लेग्यूम्स है, नट्स है, मिल्क है, यहां पर हमें जो है देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो यहां पर कहा गया नो स्पेसिफिक आरडीए एस्टेब्लिश। ओके ओके ओके, अब तुमको आराम मिला होगा, हाँ इसका याद नहीं रखना है। तो यहां पर कहा गया कि एडिक्वेट इनटेक कम नेचुरली फ्रॉम द प्रोटीन फूड। जब भी जो है तुम प्रोटीन फूड खा रहे होते हो तो वहां से ही जो है तुम्हें ये सल्फर मिल जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के रूप में। ओके, तो यहां पर तुमको याद नहीं रखना है, तुम बच गए। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है डिफिशियंसी। तो कहा गया नॉट ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन, ह्यूमन में ऐसा कभी देखा नहीं गया है, और टॉक्सिसिटी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई तुम्हारा बल्ले बल्ले, तुमको यहां पर जो है याद नहीं रखना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स ओवरव्यू। अब सबसे पहले जो है हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ये सर कहां से आ गया, ये तो मिनरल्स में है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वही मिनरल्स का भाग है, लेकिन यहां पर जो मिनरल्स हैं उसको एक कैटेगरीज में रखा गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स मींस कैटायंस एंड एनायंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम, एंड नेक्स्ट होते हैं पोटेशियम, एंड नेक्स्ट होते हैं क्लोराइड। तीन चीज देखने को मिल रहा है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। और मेजर रोल क्या होता है इसका? मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ओके, अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि बिटवीन आईसीएफ एंड ईसीएफ मींस जो सेल के अंदर वाले फ्लूइड हैं इट इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर वाले जो फ्लूइड है इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इस दोनों को बैलेंस करने का काम जो होता है वो इसी का होता है। किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का होता है। अब यहां पे कहा गया इफ दिस फ्लूइड बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड सेल विल श्रिंक और स्वेल बियॉन्ड देयर नॉर्मल साइज। अब ऐसा होता है कि सेल के अंदर भी मान लेते हैं वाटर है। ओके, सेल के अंदर जो है वाटर है, मान लेते हैं फ्लूइड है, और सेल के बाहर भी जो है फ्लूइड है। अब यहां पे मेंटेन करके रखना है कि सेल के अंदर कितना फ्लूइड रहना है और सेल के बाहर कितना फ्लूइड रहना है। अगर जो है सेल के अंदर वाला फ्लूइड से जो है फ्लूइड बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ओके, पचक जाएगा। और वही जो है अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल के अंदर चला गया, जबरदस्ती घुस गया, तो क्या होगा? सेल फट जाएगा। ओके, तो यहां पर मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है कि सेल के अंदर कितना रहेगा और सेल के बाहर कितना रहेगा। और यहां पे कहा गया कि सोडियम एंड क्लोराइड जो होता है मेनली जो है इस शेप में पाए जाते हैं, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, सेल के बाहर होते हैं। और जो पोटेशियम होता है मेनली आईसीएफ में पाए जाते हैं, मींस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने जो जनरल चीजें होती हैं उन सभी चीजों के बारे में बात किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ओवरव्यू लेने का प्रयास किया।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहला वाला जो है सोडियम। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। तो सोडियम कहां खाने को मिलता है भाई? हमें खाने को मिलता है नमक में। ओके उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम भी मिल रहा है और क्लोराइड भी मिल रहा है। पोटासियम क्लोराइड के भी नमक आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम का। इसका लोकेशन इन द बॉडी क्या है? तो सोडियम इज द प्रिंसिपल कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो है मेन कैटायन है, पॉजिटिव वाले कैटायन है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन बॉडी कंटेन करता है एवरेजली 1.8 ग्राम सोडियम पर केजी बॉडी वेट। पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है हर केजी में जो है 1.8 ग्राम सोडियम जो है हमें देखने को मिलता है एवरेजली रूप से। ओके नेक्स्ट पे कह रहा है कि किडनी रेगुलेट सोडियम कंसंट्रेशन टाइटली। जो हमारी किडनी है वो सोडियम के कंसंट्रेशन को जो है टाइटली तरीके से रेगुलेट करता है। और यहां पर अगर जो है हम लोग इनटेक ज्यादा करते हैं तो यूरिन एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। ओके तो अगर जो है हम लोग जो है सोडियम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारा यूरिन जो है ज्यादा मात्रा में निकलेगा, लोग पेशाब ज्यादा जाएंगे। और अगर जो है हम लोग इनटेक कम कर दें तो यहां पर यूरिन का एक्सक्रीशन जो है कम हो जाएगा और जो है कंजर्वेशन ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरीके से तुम याद रख सकते हो कि जहां पे सोडियम है वहां पे वाटर ज्यादा है। सोडियम एंड वाटर को कंबाइन करके रखो। ओके अब नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि इफ सोडियम एलवेज लोस्ट इन स्वेट एंड फेसेस। सम सोडियम जो होते हैं हमेशा स्वेट के मात्रे से एंड फेसेस के मात्रे से, मींस जो है पुट्टी के मात्रे से जो है ज्यादा मात्रा में जो है निकल जाते हैं। अब यहां पे कह रहा है नेक्स्ट में कि फंक्शन ऑफ सोडियम क्या होता है। इतना सोडियम सोडियम हो गया तो सोडियम का फंक्शन क्या होता है? तो मेंटेन करता है बॉडी वाटर बैलेंस को। बॉडी वाटर बैलेंस को जो है मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है मेंटेन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इलेक्ट्रोलाइट ओवरव्यू में हम लोगों ने देखा था। तो जो हमारे सेल के बाहर वाले फ्लूइड हैं उसके वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को, एसेंशियल होता है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए एंड मसल कंट्रैक्शन के लिए। ओके तो सारे मिनरल्स जरूरी होते हैं, किसी को नहीं छोड़ना है। और इनडायरेक्ट रोल थ्रू फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और यहां पर जो है एनर्जी के लिए भी जो है यहां पर इनडायरेक्ट रोल होता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के रूप में। ओके तो ये सारे जो है इसके फंक्शंस हैं। सिर्फ जो है हम लोग यहां पर नहीं कह सकते हैं कि यहां पर यूरिन एक्सक्रीशन के लिए जरूरी होता है, यूरिन को जो है कंजर्वेशन के लिए जरूरी होता है, इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। तो इन सारे फंक्शंस ऑफ सोडियम को तुमको याद रखना है। ओके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है डाइटरी सोर्स कहां से खाने को मिलेंगे। एकदम सिंपल सा चीज है भाई। सोडियम कहां से खाने को मिलेंगे? सोडियम खाने को मिलेंगे हमें टेबल साल्ट से, हमें खाने को मिलेंगे नमक से। एंड 1 टीस्पून साल्ट में जो है 2132 mg सोडियम हमें देखने को मिलते हैं। कितना देखने को मिल रहे हैं? 2132 mg सोडियम। अब यहां पे कह रहा है कि also present in processed and fast food। इसमें तो भर भर के होते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड होते हैं वहां पे भर भर के सोडियम होते हैं, क्योंकि वहां पे भर भर के नमक डाले जाते हैं। चाहे वो पिकल्स हो गए, चाहे वो सॉस हो गए, चाहे वो चिप्स हो गए, इन सभी में जो है तुमको सोडियम देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुमको सोडियम खाना है तो जाके पिकल्स खाना शुरू कर दो, जाके जो है प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड खाना शुरू कर दो, तुम्हें नमक से मिल जाएगा भाई, बैठ के नमक चाटो। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितने हैं, कितना मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो जब बात करते हैं सोडियम का तो चिल्ड्रन में जो है 1 to 3 ईयर वाले को जो है 1100 mg पर डे, चिल्ड्रन 4 to 6 ईयर वाले में जो है 1550 mg पर डे, मेंस में जो है 2100 mg पर डे एंड वुमेन में जो है 1900 mg पर डे। ये मोस्टली रूप से जो है लेना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोडियम डिफिशियंसी। अगर जो है सोडियम का डिफिशियंसी हो जाए, सोडियम क्या होता है? Na, तो यहां पर जो है उसको बोलेंगे हाइपोनेट्रेमिया। ओके तो सोडियम को क्या बोलते हैं भाई? सोडियम को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में Na, इसका एलिमेंटल नेम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। तो यहां पर कहा गया काउजेस क्या कह रहा है? नॉट लो इंटेक बट एक्सेसिव सोडियम लॉस। जरूरी नहीं है कि तुम सोडियम जो है कम ले रहे हो सकता है कि तुम नॉर्मल ले रहे हो, लेकिन यहां पर जो एक्सेसिव मात्रा में अगर सोडियम का लॉस हो जाए तो हो सकता है तो उसको ट्रोमा देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डायरिया उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, वोमिटिंग देखने को मिल रहे हैं, किडनी डिजीज देखने को मिल रहे हैं। मींस ऐसे पेशेंट
पेशेंट जो लगातार ट्रोमा में है, जिसको लगातार डायरिया हो रहा है, तो क्या देते हैं, आरएल देते हैं ना जी, उसको इंट्रावेनस से जो है आरएल हम लोग चलाते कि नहीं चलाते हैं, बोतल देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या देते हैं, वहां पर हम लोग देते हैं उसको मिनरल्स देते हैं। अब यहाँ पर क्या रखिए, लगातार वोमिटिंग हो रहा है तो भी वहां पर लॉस हो सकता है, किडनी डिजीज है तो किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो वहां पर भी जो है क्या होगा, सोडियम का लॉस हो जाएगा। और इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे विद नॉर्मल इंक्रीज्ड वाटर, ईसीएफ सोडियम जो है डिक्रीज कर जाएगा, वाटर मूव इनटू सेल, यहां पर ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है और वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है। ओके, तो हो सकता है कि तुमको यहां पर समझ नहीं आया है, तो एक बार मैं फिर से तुमको बताता हूं। यहां पर कह रहा है कि नॉर्मल या इंक्रीज्ड वाटर, हो सकता है कि अगर तुम्हारा वाटर जो है नॉर्मल है या फिर इंक्रीज्ड है, लेकिन यहां पर ईसीएम सोडियम जो है डिक्रीज कर जाएगा। ईसीएफ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम का मात्रा होगा वो डिक्रीज करेगा, और इस कारण से क्या होगा, जब तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है सोडियम खत्म होंगे तो वाटर मूव्स इनटू सेल, सेल में जो है एक्स्ट्रा पानी जो है मूव करना शुरू हो जाएगा ओस्मोसिस के माध्यम से, और यहां पर वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होगा तो सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलेगा लॉस ऑफ एपेटाइट, तुम्हारे भूख चले जाएंगे, मसल ट्विचिंग हो जाएंगे, बहुत ही जो शरीर है वो पूरा फुला फुला सा नजर आएगा, मेंटल एपैथी देखने को मिलेंगे, कंफ्यूजन देखने को, एपैथी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी इमोशन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे, कोमा में भी पेशेंट जा सकते हैं, और खासकर सीजर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल आर द सिम्टम व्हिच इज कमिंग अंडर द हाइपोनेट्रेमिया। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है टॉक्सिसिटी। अब हो सकता है कि एक्स्ट्रा मात्रा में जो है सोडियम तुम ले लिए हो, तो यहां पर अगर एक्सेस इंटेक होता है तो शॉर्ट टर्म में जो है आफ्टर वेरी साल्टी मील, मीन जो है अगर बहुत ज्यादा साल्ट का तुम ले रहे हो मिल, तो यहां पर इडेमा हो सकता है, स्वेलिंग फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन। अब इडेमा क्या होता है, तो कहीं भी बॉडी के कोई भी पार्ट में जो है अगर वाटर एंड सोडियम का एक्युमुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द इडेमा। अब यहां पे कह रहा है कि किडनी एक्सक्रीट एक्सेसिव वाटर इनटेक इज सफिशिएंट, अगर जो है वाटर इनटेक ज्यादा है तो किडनी जो है धीरे धीरे जो है उन सभी को निकाल देगा। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अगर क्रोनिक हाई इनटेक हो गया है तो एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, हाई बीपी इन साल्ट सेंसिटिव पीपल, जो साल्ट सेंसिटिव पीपल होते हैं वहां पर जो है बीपी हाई हो जाता है। ओके, इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी जो है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वहां पर उसको बोला जाता है कि तुमको नमक कम लेना है। नमक कम लेना का मतलब क्या है, तुम्हें सोडियम कम लेना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है तुम्हें याद रखना है कि सोडियम डिफिशियंसी क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है तो क्या होता है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम्हें याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे देखने को मिल रहा है पोटेशियम, और जहां पर एक केला का पिक्चर दिया हुआ है और पोटेशियम को के बोलते हैं और ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, अब जब बात करते हैं पोटेशियम का तो ये लोकेशन इन द बॉडी, बॉडी में कहां कहां देखने को मिलेंगे, तो मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, जितने भी इंट्रासेलुलर कैटायन है सेल के अंदर जितने भी कैटायन देखने को मिलेंगे फाउंड मेनली इनसाइड सेल, वहां पर तुम्हें पोटेशियम देखने को मिलेंगे। वर्क टुगेदर विद द सोडियम एंड क्लोराइड, साथ में काम करते हैं, दोनों एक ही घर के अच्छे बच्चे हैं तो सोडियम एंड क्लोराइड के साथ काम करेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और रेगुलेट करते हैं हमारे फ्लूइड बैलेंस को। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है भाई, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि मेंटेन वाटर बैलेंस, जो कि पहला काम है इसका, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है इनसाइड सेल। एड्स इन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, हमारे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को जो है यहां पे सपोर्ट करता है और कंट्रोल करता है मसल कंट्रैक्शन को। इसेंशियल होता है नॉर्मल हार्ट बीट के लिए, कार्डियक रिदम स्टेबिलिटी, तुम्हारा हार्ट जो है सही तरीके से रिदम करे, सही तरीके से धर के, ताकि वहां पर जो है लब वाला फीलिंग्स आए। ओके, लब वाला फीलिंग्स वहां पे हार्ट में नहीं आता है, फिर भी नॉर्मल हार्ट बीट के लिए ये जरूरी होता है और हेल्प करता है मेंटेन करने में एसिड बेस बैलेंस को। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो है डाइटरी सोर्सेस, कहां से मिलेंगे, आखिर ये पोटेशियम कहां से मिलेंगे, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड, बहुत सारे फूड में देखने को मिलते हैं। बेस्ट सोर्स क्या है, बेस्ट सोर्स है फ्रूट्स, और यहां पर जो है एप्पल हो गए, यहां पर जो है बनाना हो गए, यहां पर जो है ब्रोकली हो गए, तो मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड में जो है ये हमें देखने को मिलेंगे। और ऑल्सो प्रेजेंट इन लेग्यूम्स, नट्स, डेयरी, होल ग्रेन, ये सारे में जो है ये हमें देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे बॉडी में इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितने कितने मात्रा में लेने चाहिए। तो पोटासियम की बात करें तो ये चिल्ड्रन वाले को जो कि 1 to 3 ईयर है 590 mg पर डे, चिल्ड्रन 4 to 6 ईयर वाले को 1010 mg पर डे, मेन को 3750 mg पर डे एंड वोमेन को जो है 3225 mg पर डे, इसको याद रखना है। ओके अब मैं यहां पर सिर्फ तुमको बता ही सकता हूं, यहां पर कुछ समझाने के लिए है क्या नहीं है ना, बट जो है तुमको हो सकता है कि ये तुम्हारे यूजी में काम ना दे लेकिन तुम्हारे कंपटीशन में बहुत ही काम देंगे। जब तुम नर्सिंग करके निकलोगे तो वहां पर तुमको जब गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगा तो तुम्हें फिर से पढ़ना होगा। ओके तुम फिर से पढ़ोगे इसको तो वहां पर तुम्हें याद रखना होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तुमको एक ही बार में पढ़ना है लेकिन डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार नहीं पढ़ना है, तब जो है तुमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें यहां पर देखने को मिलता है डिफिशियंसी ऑफ पोटासियम, इसको कहते हैं हाइपोकैलेमिया, मींस हाइपोकैलेमिया। अब यहां पर जो है अगर पोटासियम की डिफिशियंसी हो गया है तो कॉजेस क्या होंगे, क्यों कम होंगे। यहां पर कह रहा है कि यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव लॉसेस, बहुत ही एक्सेसिव लॉसेस के कारण देखने को मिलते हैं, यहां पर लो इनटेक के कारण नहीं देखने को मिलता है। भैया यूरिन, अगर यूरिन के माध्यम से ज्यादा निकल गया है तो पोटासियम डिपेंडिंग डायूरेटिक्स कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन है और वहां पर तुम्हें डायूरेटिक्स दिया गया है जिससे यूरिन होता है तो वहां पर पोटासियम ज्यादा मात्रा में बॉडी से निकल जाते हैं। भैया स्वेट के माध्यम से, पसीना के माध्यम से निकलते हैं, हाई एक्टिविटी इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलता है। भैया जीआई टेक के माध्यम से निकलते हैं, लॉन्ग टर्म वोमिटिंग हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड डायरिया है, पतला पैखाना हो रहा है, तो यहां पर भी जो है डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम देखने को मिलेंगे। और जब ऐसे चीजें होते हैं तो यहां पर वीकनेस एंड फैटिग देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेंगे, नौजिया देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है लिटिलनेस। लिटिलनेस में क्या होता है कि इंसान को जो है बहुत ज्यादा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, एकदम बोरिंग जैसा पड़ा हुआ रहेगा, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन, ये क्या होता है भाई, एप्रीहेंशन, आशंका, इंसान को हमेशा शंका लगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है इरेशनल बिहेवियर देखने को मिलेगा, कुछ भी करते जा रहा है। नेक्स्ट है मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर सीवियर डिफिशियंसी होता है तो एब्नॉर्मल हार्ट बीट होगा, एरिथमिया देखने को मिलेंगे एंड पॉसिबल डेथ भी हो सकता है। तो भाई यहां पे तुमको समझना है, क्या समझना है, यहां पर मिनरल्स के कारण भी जो है इंसान के डेथ हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हुआ है तो ही मरेगा। ओके अगर मिनरल्स भी कम हो गए हैं तो भी इंसान का यहां पर डेथ हो सकता है। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है टॉक्सिसिटी। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो, अगर ज्यादा मात्रा में केला खा लिए हैं तो यहां पर एक्सेस पोटेशियम इन ब्लड होगा तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिल रहा है और कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, और यहां पर भी डेथ हो सकता है। बताओ यहां पर भी तुमको डेथ होने का चांस है। नॉर्मली रेयर इफ किडनी फंक्शन वेल, और अगर जो है किडनी फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है तो ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। और सिंस दे एक्सक्रीट एक्सेस पोटेशियम। नेक्स्ट है हाई रिस्क, क्या है तो पेशेंट ऑन किडनी डायलिसिस, वैसे पेशेंट जो कि किडनी डायलिसिस में ज्यादा रहते हैं, मीन जिसका किडनी खराब है, पीपल विद किडनी डिजीज वाले पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है और ज्यादा रिस्क में होता है। तो मस्ट स्ट्रिक्टली कंट्रोल पोटासियम इंटेक, पोटासियम इंटेक को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है तुमको कंट्रोल करना है। ओके यहां पर हम लोगों ने किसके बारे में देखा, हम लोगों ने देखा पोटेशियम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते और हमें देखने को मिल रहा है क्लोराइड, इन द लास्ट यहां पे देखने को मिल रहा है क्लोराइड, और यहां पर भी जो है नमक का डब्बा बना हुआ है। तो नमक का डब्बा में क्या होता है, NaCl होता है ना भाई, सोडियम क्लोराइड होता है ना। तो सोडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं क्लोराइड के बारे में। तो क्लोराइड की बात जब कर रहे हैं तो यहां पर कहा गया कि हमारे बॉडी में कहां देखने को मिलेंगे, तो हमारे बॉडी में जो है मेन एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन में देखने को मिलते हैं। ये क्या है, ये एनायन है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, वहां पे हम लोग को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा था। कहां पे, सोडियम में, पोटासियम में, ये एनायन है, ये क्लोराइड वाले पार्ट हैं। ये कह रहा है कि फाउंड प्राइमरली आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर पाए जाते हैं। एंड वर्क विद सोडियम एंड पोटासियम टू रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस। ओके ये वर्क करता है सोडियम एंड पोटासियम के साथ और हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन भाई, क्लोराइड भाई यहां पर काम कर रहे हैं। ओके अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और वहां पर कह रहा है फंक्शन ऑफ क्लोराइड क्या है, तो मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। इसेंशियल पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाए जाते हैं ना, वही सारे फूड को पचाने का काम करता है। बहुत ही हाई होता है, क्या बहुत हाई क्या होता है, उसको जो है जलाने की क्षमता, उसका pH लो होता है क्योंकि वो एसिड है। तो HCl में क्या देखने को मिल रहा है, क्लोराइड देखने को मिल रहा है। इन द स्टोमच में पाए जाते हैं एंड एड्स प्रोटीन डाइजेशन, और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो है
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस को इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये सारे फंक्शन ऑफ क्लोराइड हैं जो कि तुमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है डाइटरी सोर्सेस क्या क्या होंगे, कहां पे देखने को मिलेंगे। तो पहला सोर्स है टेबल साल्ट, जहां पर NaCl है, तो यहां पर भी जो हमें क्लोराइड देखने को मिल रहे हैं। एंड दे आल्सो प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड फूड ड्यू टू एडल्ट साल्ट, मींस वहां पर बहुत ज्यादा साल्ट को मिलाए जाते हैं, इस कारण से जो है प्रोसेस्ड फूड में जो है हमें यहाँ पर क्लोराइड जो है हाई मात्रा में देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है, मींस जो है इसे कितना मात्रा में खाना होता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्लोराइड के बारे में, यहाँ पर चिल्ड्रेन जो है 1 से 3 ईयर वाले को 1590 mg पर डे, 1519 mg पर डे। चिल्ड्रेन हो गया 4 to 8 ईयर वाले को तो 1900 mg पर डे। मेंस एंड वुमेन है, अगर जो है 9 ईयर से ज्यादा है या फिर 9 ईयर का है तो 1800 to 2300 mg पर डे। एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो है 2300 mg पर डे। ओके, और जहां पर जो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन नहीं दिया रहता है तो वहां पे समझ लो कि तुमको उतना ही मात्रा में खाना है जितना कि वुमेन को दिया गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है डिफिशियंसी ऑफ क्लोराइड, जो कहते हैं हाइपोक्लोरेमिया। तो अगर जो है हाइपोक्लोरेमिया हो गया है तो जो कि रेयर फ्रॉम डाइट, मीन जो है डाइट से बहुत ही रेयर होता है। कॉजेस क्या है, किस कारण से होते हैं, तो सीवियर डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, हेवी परस्पायरेशन हो रहा है, ट्रोमा है या फिर किडनी डिजीज है, तो ऐसे में जो है तुम्हें जो है होने के चांस रहते हैं। मींस नॉर्मल खा भी रहे हो लेकिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है तो देखने को मिलेंगे। और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लो क्लोराइड इन ब्लड, मींस जो है हाइपोक्लोरेमिया। एसिडिटी यहाँ पर जो है लो देखने को मिलेगा इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का काम करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और लाइन कर रहा है कि इन इन्फेंट्स इन 1917 केस में जो है 1970 का एक केस था जहां पर जो है इन्फेंट में जो है फॉर्मूला विद टू लिटिल क्लोराइड, मीन जो है कोई यहाँ पर सिरप थे जहां पर जो है क्लोराइड का मात्रा बहुत कम था, यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ओके, यहाँ पर ऐसे चीजें हैं जो कि जो है यहाँ पर बच्चे सही तरीके से बच नहीं पा रहे थे, तो ये सारे चीज जो है देखने को मिलते थे। तो ये वाला तुमको याद नहीं रखना, इतना जरूरी नहीं है, तुमको बस इतना याद रखना है कि डिफिशियंसी ऑफ क्लोराइड होता है तो हाइपोक्लोरेमिया होता है। किस कारण से होता है, तो सिंपल सी बात है, वोमिटिंग होता है, सीवियर डायरिया है, बहुत ज्यादा मात्रा में पतला पैखाना हो रहा है, हेवी परस्पायरेशन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोग काम कर रहा है तो पसीना बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, या फिर ट्रॉमा हो गया, ब्लड का लॉस हो गया है, किडनी डिजीज है, तो ऐसे में तुमको देखने को मिलेंगे और ये सारे जो है डिफिशियंसी कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो क्या करेंगे, हाइपरक्लोरेमिया हो गया है तो अगर मेनली विद डिहाइड्रेशन, लो वाटर इनटेक, अगर आदमी जो है मींस औरत भी जो है अगर जो है बहुत कम मात्रा में जो है वाटर का इंटेक कर रहा है तो ऐसे में देखने को मिलते हैं, लीड्स टू हाइपरक्लोरेमिया, जहां पर जो है एक्सेस क्लोराइड जो है इन ब्लड में हो जाता है। और सिम्टम क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएगा एसिडिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच जो है लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेंगे, एंड लो ब्लड प्रेशर हो जाएंगे, एंड किडनी फेलियर देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इंजेक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि वहां पर एसिडिटी हो गया है तो उसको जो है यहां पर जो है न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस डालना पड़ेगा, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट देना पड़ता है जो कैन करेक्ट द एसिडिटी। ओके, यहां पर जो उसको एसिडिटी को जो है मेंटेन करने का काम करता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो है क्लोराइड के बारे में देखा क्या होता है और किस तरीके से होता है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट रन में चलते हैं और यहां पर जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है माइक्रो मिनरल्स, और उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेसेस एलिमेंट्स, मींस जो है बहुत कम मात्रा में, कितना मात्रा में, 1 to 100 mg पर डे जो है हमें चाहिए होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द माइक्रो मिनरल्स एंड द ट्रेसेस एलिमेंट्स। अब यहां पर जो है सबसे पहले कह रहा है कि डेली रिक्वायरमेंट कितना है, तो 100 mg पर डे यहां पर चाहिए होता है, उससे कम में भी जो है चुगारा चल जाता है। नेक्स्ट है नीडेड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, हार्मोन फंक्शन, ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड बोन हेल्थ के लिए ये जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है एक एक करके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। पहला है आयरन, पहला क्या है, पहला है आयरन। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जब बात आती है आयरन का, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो पहला है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहां रहते हैं, हेमोग्लोबिन रहते हैं हमारे ब्लड में, तो 65% आयरन जो है हमारे हेमोग्लोबिन में रहते हैं। मायोग्लोबिन में देखने को मिलते हैं 10%, जो कि जो है हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। इंजाइम में 1 to 5%, स्टोरेज होता है 20 to 25% इन लीवर, इन स्प्लीन एंड इन बोन मेरो।
ओके, तो यहां पर कह रहा है कि 65% जो है हेमोग्लोबिन में रहेगा, 10% जो है मायोग्लोबिन में रहेगा, 1 से 5% जो है एंजाइम में रहेगा, और जो 20 से 25% स्टोरेज रहता है वो लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मेरो में हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टोर्ड एज ए फेरेटिन एंड हेमोसिडेरिन, मींस जो है जो आयरन जो होते हैं वो फेरेटिन के रूप में और हेमोसिडेरिन के रूप में जो है यहां पर स्टोर होता है। ये नॉर्मली जो है आयरन के रूप में नहीं रहते हैं। ओके, तो फेरेटिन एंड हेमोसिडेरिन के रूप में जो है ये स्टोर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर इसके फंक्शन। तो आयरन के फंक्शन क्या है? तो पहला होता है O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि हेमोग्लोबिन के रूप में, मायोग्लोबिन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है एंजाइम कंपोनेंट में हो गया साइटोक्रोम्स, कैटालिसिस एंड पेरोक्सीडेज के रूप में काम करता है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड मसल मेटाबॉलिज्म के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दैट्स ऑल आर द फंक्शन ऑफ आयरन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है सोर्सेस, कहां कहां से देखने को मिलेंगे? तो ही में रेड मीट से, फिश से, चिकन से, लीवर से। नन ही में की बात करें तो सीरियल से, नट से, लीफी ग्रीन से एंड ड्राई फ्रूट एंड लिग्यूम्स में देखने को मिलते हैं। तो यहां से जो है हमें आयरन प्राप्त होता है। ओके, मिल्क में नहीं होता है, ये बात जो है तुमको ध्यान में रखना है कि जो मिल्क होते हैं वहां पर आयरन नहीं पाए जाते। ओके, अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डिफिशियंसी। अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। मोस्टली रूप से जो है एनीमिया देखने को मिलता है। और यहां पर माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। इन सभी के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग में, वो भी डिटेल से। अब यहां पर जो है अगर ऐसा होता है तो फैटिक देखने को मिलेगा, पेलर देखने को मिलेंगे, ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेंगे, पुअर कॉग्निशन देखने को मिलता है। ब्रिटल नेल्स में क्या होता है? जो नेल होते हैं वो बहुत ही जो टूटने वाले होते हैं, उसको कस्टे से मोड़ दोगे तो तुरंत ही टूट जाएगा। ओके, अब यहां पर जो है देखने को मिल रहा है कि अगर आयरन की एक्सेस हो गया, अगर हमारे बॉडी में आयरन ज्यादा हो गए हैं तो हेमोक्रोमेटोसिस देखने को मिलते हैं, जहां पर लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, हार्ट फेलियर तक जो है देखने को मिल सकता है। ये सारे चीज थे आयरन के बारे में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंसेस, ये बहुत लंबा है। मींस अगर जो हम लोग बात करते हैं कि इंसान को जो है कितना आयरन लेना होता है, तो यहां पर तुमको थोड़ा थोड़ा ज्यादा मात्रा में याद रखना होगा कि मेन है तो 17 mg पर डे, ओमेन है तो 21 mg पर डे। पिग्नेंट ओमेन वाला याद रखना है, अगर पिग्नेंट ओमेन है तो 35 mg पर डे। नेक्स्ट है लैक्टेटिंग ओमेन है तो 21 mg पर डे यहां पर लेना होता है। फिर बात आती है इन्फेंट का, इन्फेंट 6 to 12 मंथ का, चिल्ड्रेन का, और यहां पर जो है उसके हिसाब से जो है यहां पर दिया गया। मींस बच्चे जो कि 0 to 6 मंथ के हैं 40 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, पर केजी पर डे। नेक्स्ट है इन्फेंट 6 to 12 मंथ के 5 mg पर डे। फिर 1 to 3 ईयर वाले को 9 mg पर डे, 4 to 6 ईयर वाले को 13 mg पर डे। तो इस तरीके से अगर तुम याद नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट तुमको मेन वाला, ओमेन वाला, प्रेग्नेंट ओमेन वाला, लैक्टेटिंग ओमेन वाला तुमको याद ही रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जो कहलाया जिंक। अब जिंक जो मिनरल्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्टोर कहां होते हैं? सबसे पहले यहां पर देखने को मिल रहा है कि जिंक को Zn के नाम से जानते हैं। ओके, ये एलिमेंटल नेम है। अब ये स्टोर होता है हमारे बोन में, हमारे मसल्स में और हमारे स्किन में। तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि जो भी यहां पर मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं कि अधिकतर मिनरल्स जो होते हैं वो बोन में जाके स्टोर हो रहे हैं। तो उसमें से जो है हमें जिंक भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो 200 से ज्यादा एंजाइम में जो है इसका रोल होता है, ये उसके कंपोनेंट होते हैं। मींस एंजाइम का कंपोनेंट है जिंक, उसको बनाने में भी जो है जिंक का ही काम होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस में इसका यूज होता है, वुंड हीलिंग में इसका यूज होता है, सेल रिपेयर में इसका यूज होता है। हमारे जो टंग है वहां पर जो टेस्ट सेंसेशन का जो काम होता है वो जिंक की सहायता के साथ होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में एंड इम्यूनिटी बूस्टर में भी जो है इसका रोल होता है। दैट्स ऑल आर द फंक्शन ऑफ जिंक। नेक्स्ट सोर्सेस क्या होंगे? तो मीट में, फिश में, मिल्क में, एग में, नट्स में, सीरियल्स में यहां पर देखने को मिलते हैं। बात करें डिफिशियंसी का तो ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, यहां पर ग्रोथ जो है रुक जाएगा। मींस अगर जिंक की डिफिशियंसी होगी तो एक इंसान का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। एलोपेशिया देखने को मिलेंगे, जो इंसान के बाल होंगे वो उड़ जाएंगे, गंजा हो जाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगा। डिलेड वुंड हीलिंग, जो तुम्हारे वुंड होंगे वो जो है बहुत धीरे धीरे जो है वहां पे बढ़ना शुरू करेंगे। टेस्ट जो है तुम्हारा लो हो जाएगा, मीन सभी चीज का टेस्ट जो है तुम्हारे जी में आएंगे ही नहीं आएंगे। एक्सेस हो गया है, जिंक ज्यादा मात्रा में हो गया है तो नौजिया देखने को मिलेगा, इम्यूनिटी लो हो जाएंगे, एचडीएल यहां पर लो हो जाएंगे। क्या है एचडीएल? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कॉपर डिफिशियंसी यहां पर देखने को मिल सकता है। ये सब सारे जो होते हैं वो जिंक के माध्यम से होते हैं।
ओके, तो यहां पर हम लोगों ने जिंक पढ़ा, छोटा सा था लेकिन हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एडीए ऑफ जिंक। अब जिंक की जब बात कर ही रहे हैं तो यहां पर एटलीस्ट जो है तुमको ये तीनों को याद रखना है। किसको याद रखना है? इस तीनों को। मेन का कितना होता है 12 mg पर डे, वुमेन का कितना होता है 10 mg पर डे, एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए होता है 12 mg पर डे। ओके, मेन इतना लेना होता है। ओके, बाकी अगर तुम याद रख सकते हो तो ये सबको भी तुम याद रख सकते हो, बाकी तीन को तुमको जो है कम से कम याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और जहां पर देखने को मिल रहा है कॉपर। और कॉपर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज से? सीयू से बोलते हैं। कॉपर के वायर होते हैं ना, तो कॉपर भी हमारे बॉडी को जरूरत होते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं अब हम लोग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सबको खत्म करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन से क्या हो गया? नीडेड फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन एंड हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए जो है कॉपर का यूज होता है। को फैक्टर फॉर एंजाइम, एंजाइम में को फैक्टर का रोल होता है, चाहे वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो या फिर जो है टायरोसाइनेज हो, यहां पर जो है को फैक्टर के रूप में जो है काम करता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू एंड मेलानिन सिंथेसिस। कनेक्टिव टिश्यू एंड मेलानिन सिंथेसिस के लिए जो है यहां पर इसका यूज होता है। मेलानिन क्या होता है? ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं। ये ब्लैक ब्लैक जो भी देखने को मिल रहा है, दैट्स ऑल आर द मेलानिन, दैट इज द अम्ब्रेला फॉर स्किन। ये यूवी रे से हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइलिन का फॉर्मेशन करता है ये हमारे नर्व टिश्यू में। नेक्स्ट जब बात करते हैं इसके सोर्सेस क्या होते हैं, तो सेलफिश में देखने को मिलेंगे, होल ग्रेन में, नट्स में, लेग्यूम्स में। डिफिशियंसी की बात करते हैं तो यहां पर जो अगर जो है कॉपर का मात्रा हमारे बॉडी में कम हो गया तो एनीमिया देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो है एनीमिया क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर कॉपर नहीं है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, और अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो तुम भी बताओ हेमोग्लोबिन कैसे बनेगा? अगर हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिया तो होगा ही होगा। तो कॉपर भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर देखने को मिल रहा है न्यूट्रोपेनिया, जहां पर जो न्यूट्रोफिल की डिफिशियंसी होती है। बोन फ्रेजिलिटी यहां पर देखने को मिलेंगे, बोन जो है यहां पर जो है पूरा लचीला हो जाएगा। हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलेंगे, जो बॉडी होगा, जो स्किन होगा, वहां पर ऐसे ऐसे छिट्टे पड़ जाएंगे, तो वहां पर जो है ब्लैकिश नहीं रहेगा, पूरा ही जो है चमकता हुआ सफेद हो जाएगा। तो हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। फिर यहां पर एक नेक्स्ट डिजीज है, वो है मेनकेस डिजीज। यहां पर जेनेटिक कॉपर ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर होता है। ये भी एक अलग तरीके के डिजीज है, जहां पर जो है ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, और यहां पर बहुत सारे हार्ट के भी डिजीज देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो है जेनेटिक कॉपर ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर है, मींस ये हेरिडिटी के कारण होते हैं। ओके, और ये सारे डिफिशियंसी के कारण हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टॉक्सिसिटी की जब बात करते हैं तो जाकर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिसिटी हो गया है कॉपर का, यहाँ पर वोमिटिंग देखने को मिलेंगे, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, चाहे वो लिवर है, किडनी है, एंड विल्सन डिजीज भी देखने को मिलते हैं, दैट इज द जेनेटिक डिजीज। ओके, ये सारे जो है कॉपर के बारे में हम लोगों ने यहां पर देखा। नेक्स्ट यहाँ प्रकार है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कितना मात्रा में लेना है? तो सभी ग्रुप के लिए जो है कॉपर जो है 1.7 mg पर डे, एक ही बात में पूरा समाप्त हो जाता है। कॉपर कितना लेना है? 1.7 mg पर डे हर एक ग्रुप के वाले लोग को। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और देखने को मिल रहा है आयोडीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आयोडीन मींस यहाँ पर क्वार्टर डिजीज होते हैं ना, इसके डिफिशियंसी के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन के बारे में, इसके फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन है इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये हमारे को कंट्रोल करते हैं, हमारे ग्रोथ को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कौन भाई? आयोडीन। सोर्सेस क्या होते हैं? आयोडाइड साल्ट, सी फूड एंड मिल्क एंड सीफूड में जो है हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या होता था कि पहले जो साल्ट आते थे, पहले जो नमक आते थे, उसमें आयोडीन नहीं होते थे। लेकिन आयोडीन का जो डिफिशियंसी होने शुरू हुए हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को, तो वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्वाइटर फैलने लगा था। तो सरकार को सोचना पड़ा कि आखिर हम सभी लोगों को आयोडीन कैसे दें। तो सबसे आसानी तरीका क्या है कि हम आयोडीन को पहुंचा सकते हैं हर एक के घर में। तो वहां पर था नमक, तो नमक में ही जो है आयोडीन को मिश्रित किया गया। तो यहां पर जितने भी नमक मिलते हैं वो आयोडीन युक्त जो है यहाँ पर नमक देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है नमक का डब्बा बनाया गया है।
ओके, नेक्स्ट पर देखने को मिल रहा है कि अगर डिफिशियंसी हो गया तो वहां पर ग्वाइटर देखने को मिलेंगे। ओके, घेका रोग जो होता है बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, यहाँ पर लेथार्जी होगा एंड वेट गेन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म इन इन्फेंट्स, जहां पर मेंटल रिटार्डेशन होता है एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, उसके ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं बढ़ते हैं। और अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेंगे एंड बल्जिंग आई, आंख जो है पूरा बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा एंड वेट लॉस तक देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कितना मात्रा में लेना चाहिए। तो चिल्ड्रन जो होते हैं 1 to 5 ईयर वाले को 90 माइक्रोग्राम पर डे, चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर वाले को 120 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट हो गए जो कि 13 ईयर से ऊपर के हैं 150 माइक्रोग्राम पर डे एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए जो है 250 माइक्रोग्राम पर डे। तो यहां पर जब भी बात कर रहे हैं हम लोग माइक्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मिलीग्राम में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कम मात्रा में इसको लेना होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट, और उसका नाम है फ्लोराइड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फ्लोराइड। इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन है हार्डन एनामेल इन बोन। जो हमारे बोन्स होते हैं, जो हमारे एनामेल होते हैं, एनामेल क्या होता है? जो तित का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड द इनामेल, उसे हार्डन करने का काम जो है फ्लोराइड करता है और प्रिवेंट करता है डेंटल कैरीज से, हमारा दांत सड़े नहीं, इससे उसको बचाता है। कौन? फ्लोराइड। सोर्सेस क्या होता है? फ्लोरिडेटेड वाटर, जैसे टी हो गया, सी फूड हो गया, यहां से हमें फ्लोराइड देखने को मिलते हैं। डिफिशियंसी होगा तो डेंटल कैरीज होंगे, तुम्हारे दांत जो है सड़ने लगेंगे। ओके, और अगर ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया तो फ्लोरोसिस होने लगेंगे और यहां पर जो है मोल्टेड टीथ, तुम्हारे दांत जो है वो मोती बन जाएंगे। ओके, तुम्हारे दांत जो होंगे वो गोल गोल से हो जाएंगे, मोटेल्ड टीथ हो जाएंगे एंड बोन पेन यहां पर देखने को मिल सकता है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है मैंगनीज। अब यहां पर जो थोड़ा एनिमेशन में लगता है दिक्कत हो गया है, सही तरीके से सेट किया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पर जो है देखने को मिल रहा है मैंगनीज, हमें तो सिर्फ पढ़ना है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो कोफैक्टर एंजाइम, एंजाइम में जो है कोफैक्टर का काम करता है। यहां पर आर्गिनेज हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, वो सारे जो है यहां पर जो है कोफैक्टर के रूप में देखने को मिलते हैं। हेल्प करता है कोलेजन फॉर्मेशन में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इसका हेल्प होता है। किसका? मैंगनीज का। रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है, ग्रोथ में एंड ब्लड क्लोटिंग में इसका जो है हेल्प हमें देखने को मिलते हैं। सोर्सेस क्या होंगे? सीरियल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड नट्स। अगर डिफिशियंसी हो गया, जो कि रेयर है, बट अगर डिफिशियंसी होता है तो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेंगे। पुअर वुंड हीलिंग, तुम्हारे जो वुंड होंगे, घाव होंगे, वो अच्छे तरीके से यहां पर हील नहीं होंगे। और अगर एक्सेस हो गया है तो यहां पर जो है मैंगनीज्म देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? मैंगनीज्म। और यहां पर पार्किंसन लाइक सिंड्रोम जो है देखने को मिल सकते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? हर एक ग्रुप के लिए जो है 4 मिलीग्राम पर डे। कितना? 4 मिलीग्राम पर डे जो है हर एक ग्रुप वाले के लिए, बच्चे वाले के लिए, बूढ़े वाले के लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, सभी के लिए उतना ही जरूरी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और उसका नाम है सेलेनियम। जब बात कर रहे हैं सेलेनियम का तो उसका फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन है इट इज द कंपोनेंट ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, जो कि जो है एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है और उसका कंपोनेंट होता है किसका? ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का। वर्क करता है विटामिन ई के साथ और सेल प्रोटेक्शन का काम करता है। रोल इन थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म में जो है इसका रोल होता है। किसका? सेलेनियम का। बहुत छोटा छोटा सा जो है मिनरल्स है, लेकिन इसके रोल होते हैं। सोर्सेस क्या है? सीरियल से, सी फूड से, एग से, मीट से हमें मिल जाता है। अगर डिफिशियंसी हो गया तो केसान डिजीज देखने को मिलता है, जहां पर जो है कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलते हैं, जहां पर जो है कार्डिक मसल जो होते हैं वहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म जो है यहां पर देखने को मिल सकता है। जो थायरॉयडिज्म जो है वहां पर हाइपो देखने को मिल रहा है, मीन थायराइड हार्मोन जो है यहां पर कम हो रहे हैं। टॉक्सिसिटी हो गया तो ब्रिटन नेल्स, हेयर लॉस एंड गार्लिक ओडर ब्रीथ देखने को मिलेंगे। मींस जो तुम्हारे सांस होंगे वहां से लहसुन की खुशबू आएगी। ओके, नेक्स्ट प्रकार के रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? तो 40 to 50 माइक्रोग्राम पर डे यहां पर देखने को मिलता है। क्या? सेलेनियम। मींस बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रहा है।
ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है क्रोमियम। क्या देखने को मिल रहा है? क्रोमियम। और इसके फंक्शन है क्या? फंक्शन है यहां पर कह रहा है कि पोटेंशिएट इंसुलिन एक्शन, यहां पर हमारे इंसुलिन के एक्शन को जो है यहां पे मजबूती देता है। मैंने इंसुलिन सही तरीके से एक्शन कर सके। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करवाना, सही तरीके से डाइजेस्ट करवाना, सही तरीके से एब्जॉर्ब करवाना। अब यहां पे कह रहा है कि मेंटेन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, सोर्सेस क्या होते हैं? ब्रोकली हो गए, होल ग्रेन हो गए, मीट हो गए, ये ओक में हमें देखने को मिलते हैं। डिफिशियंसी अगर देखने को मिल रहा है तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो गया है, मींस जो है सही तरीके से ग्लूकोज को जो है वो सह नहीं पा रहा है। डायबिटीज लाइक स्टेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर एक्सेस हो गया है यहाँ पर एक्सावेलेंट क्रोमियम जो होते हैं ये टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक होते हैं, मींस कैंसरस भी होते हैं। नेक्स्ट है आरडीए की। जब बात करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस की तो सभी ग्रुप वाले लोगों के लिए जो है 50 माइक्रोग्राम पर डे हमें देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मोलिब्डेनम। नेक्स्ट मिनरल्स है एंड द लास्ट मिनरल्स है। और यहां पर इसके जो फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है वो है कोफैक्टर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज। सल्फाइड ऑक्सीडेज एंड जेंथिन ऑक्सीडेज का जो है ये कोफैक्टर होता है। ओके, हेल्प इन प्रोटीन एंड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ऐसे इतना इसको पूछा नहीं जाता है लेकिन तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है तो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। मैं छोड़ नहीं सकता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर आपने तो ये छोड़ दिया। ओके, छोड़ नहीं सकता हूं, तुमको पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट सोर्सेस क्या होता है? सीरियल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, मिल्क होते हैं। डिफिशियंसी अगर हो गया है तो रेयर है, जो कि नहीं होता है। और अगर हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगे। और अगर एक्सेस हो गया है यहां पर इंटरफेयर करते हैं कॉपर मेटाबॉलिज्म के रूप में, जहां पर एनीमिया एंड बोन डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं आरडीए का। तो हर एक लोग के लिए जो है यहां पर 45 माइक्रोग्राम पर डे जो है यहां पर दिया गया है। इतना मात्रा में तुम्हें लेना ही लेना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चलते हैं एंड द लास्ट यहां पर देखने को मिल रहा है अल्ट्रा ट्रेसेस मिनरल्स, जिसके रोल क्लियर नहीं होते हैं। अल्ट्रा ट्रेसेस मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि 1 मिलीग्राम से भी कम चाहिए, एकदम कम चाहिए यहां पर। और यहां पर कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि हो गया आर्सेनिक, जैसे कि हो गया बोरोन, कोबाल्ट, निकेल, सिलिकॉन, टिन एंड वेनेडियम। अब बताओ ये सब भी जो है हमारे बॉडी में होते हैं। कितने सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ फंक्शन दिए गए हैं, कुछ सोर्सेस दिए गए हैं। पहला फंक्शन है आर्सेनिक का, तो मिथियोनिन मेटाबॉलिज्म ग्रोथ में यहां पर जो है इसका रोल होता है। फ्रूट्स में, ग्रेन्स में और फिश में पाए जाते हैं। बोरोन बोन हेल्थ के लिए एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बैलेंस के लिए जरूरी होता है। नट्स में, वाइन में एंड साइडर में पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया सेब, जैसे हो गया अंगूर। नेक्स्ट है कोबाल्ट, और ये पार्ट होता है विटामिन B12 का, और आरबीसी फॉर्मेशन में इसका हेल्प होता है। बहुत ही कम रोल होता है, मींस बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो वहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ये मिलते हैं हमें लीवर से, हमें मिलते हैं रेड मीट से। ओके, नेक्स्ट निकल की बात करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी हो गया, डीएनए मेटाबॉलिज्म हो गया, और ये सब में इसका जो है रोल होता है। नट्स, ग्रेन एंड लेग्यूम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन, जहां पे कोलाजेन फॉर्मेशन हो गया या फिर बोन मिनरलाइजेशन हो गया, तो यहां पे इसके फंक्शन होते हैं। सीरियल्स, रूट्स एंड वेजीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टिन, ये ग्रोथ फैक्टर में हेल्प करते हैं, एंड फैट्स एंड कैंड फूड में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वेनेडियम, जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए एंड थायराइड के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेनेडियम जो है तुमको याद रखना है। और यहाँ पर मीट, फिश और ग्रेन के लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहां पर तुमको कुछ चीजें याद रखनी है, जिसकी मैं तुमको बता देता हूं कि जो अल्ट्रा ट्रेसेस मिनरल्स हैं, जो कि जिसका रोल क्लियर नहीं है, वो कौन कौन से होते हैं। वहां पर जो तुमको जो है देखने को मिल जाएंगे 4 क्वेश्चंस, 4 एग्जांपल्स, और यहां पर जो कहेंगे कि एक इसमें से कौन जो है अल्ट्रा ट्रेसेस मिनरल्स है उसको चुनना है। तो तुम्हें जो है पता होना चाहिए एटलीस्ट, जो है नाम सुन के ही लगता है कि भाई आर्सेनिक, बोरोन, कोबाल्ट, निकेल, सिलिकॉन, टीन, वेनेडियम, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो मशीन का उपकरण का नाम बोल रहे हैं वहां पर इसका यूज हो रहा है। ये बायोलॉजी में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे नाम सुन के ही लगते हैं कि हाँ भाई ये अल्ट्रा ट्रेसेस मिनरल्स हैं, लेकिन हमारे बॉडी में इसका जरूरत है, कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मींस और हमको ये लोग मिल भी जाते हैं, अलग अलग जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी वेजीज होते हैं, जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, वहां पे जो है छोटे छोटे जो है मात्रा वहां पर रहता है और उसी से हमें मिल जाते हैं।
ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा मिनरल्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, हर एक तरीके के मिनरल्स के बारे में कौन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैक्रो वाला हो, मैक्रो वाला हो, अल्ट्रा ट्रेसेस वाले हो, उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया, जाना, समझा और समझने का प्रयास किया। ओके, तो आज का लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रह गए हैं, उसको नीचे कमेंट करना है और कमेंट जरूर करना है कि तुम्हें कैसा लगा है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन आता है। ओके, वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, और कम से कम इतना तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम देखे हो तो तुम्हें शेयर करना चाहिए। ओके, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।